नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज का हमारा वीडियो बनने वाला है एक ऐसी ज़बरदस्त पोजीशन पर जिसको आपको सुनकर जानकर काफ़ी नॉलेज मिलने के साथ साथ हैरानगी भी होगी कि एक तरफ चाइना जो अपनी इतनी ज़्यादा बाहें फैला रहा है, अपनी ताकत को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, चाहकर दूसरे देशों को ओवर पोजेस करके ओवर कर्जा देकर उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो सेम ऐसी ही पॉलिसी अफ्रीका पर चलाई और अफ्रीका को लगभग 200 बिलियन डॉलर का कर्जा दे दिया और कर्जा देने के बाद अब क्या कहता है कि भाई कर्जा वापस करो। अब कर्जा वापस करो या फिर इनकी पॉलिसीज को फॉलो करो। अब पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है, सारी परिस्थितियां फ्लॉप हो चुकी हैं और दूसरा कहीं ना कहीं अफ्रीका और चाइना के आपस के संबंधों में दरार आनी शुरू हो गई है कई चीजों को लेकर। प्लस अफ्रीका के अंदर इस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन होने की वजह से भी कर्जा लौटाने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। तो उस परिस्थिति के अंदर क्या अफ्रीका के अंदर पूरा का पूरा जो कर्जा है वो माफ किया जाएगा, टाला जाएगा, या फिर उससे संबंधित कोई ना कोई नया रास्ता निकाला जाएगा? इन सभी सवालों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बाकी जानकारियां मिलती रहेंगी। उससे पहले हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरी मोहन, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जिसमें करंट अफेयर की रिक्वायर्ड वीडियोस प्लस आपकी UPSC की फ्री वीडियोस यहां पर मिलती रहेंगी। इतिहास की, ज्योग्राफी की सारी वीडियोस मिलेंगी। इसमें यदि आप UPSC और स्टेट PCS एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और परेशान हो चुके हैं दूसरे अलग अलग चैनल्स को क्लिक कर करके सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आप इस चैनल को क्लिक कर सकते हैं, यहां पर हमसे बात कर सकते हैं। एग्जैक्ट अप टू द मार्क आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और आप चाहें तो हमसे अपना UPSC का सिलेबस भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर खबर क्या है? खबर यह है कि चाइना इस समय जो है बहुत जबरदस्त प्रेशर के अंदर आ चुका है। जो प्रेशर है वो है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस से पहले अफ्रीका ने अपने आप को बढ़ाने के लिए बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI आगे बोला जाएगा, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना ने क्या किया था, एक बहुत लंबा सिस्टम बनाया था जिसमें लगभग काफी सारे देशों को, 130 देशों को जोड़कर एक रोड बनाने की कोशिश करी थी जिससे व्यापार के रास्ते सुधारे जा सकते हैं। ये पॉइंट जो था सन 2000 के अंदर इसने शुरुआत करी थी। अब चाइना ने इन सभी देशों में अपने पोर्ट्स खरीदने और पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे कर्जा देता गया। कर्जे के अंदर क्या हुआ, ज्यादातर देश वापस नहीं कर पा रहे थे, तो कर्जा वापस नहीं दे कर पा रहे थे, तो क्या किया, कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन अब अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट, ऐसी जगह है, ऐसा कंट्री है, ऐसा सेक्शन है जहां पर यह पॉलिसी कामयाब नहीं होती है। अब चाइना को बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल रही हैं जिसके अंदर अपनी परिस्थिति बयां की जा रही है कि भाई हमारे पास कर्जा वापस करने के लिए नहीं है, कोरोना वायरस के स्ट्रेन की वजह से सब कुछ बंद है। इस परिस्थिति में या तो कर्जे को टाल दो अगले 2 साल के लिए, या फिर कर्जे को माफ कर दो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। याद रखिएगा, यदि इस परिस्थिति में अफ्रीका जो है अपने इस लोन को नेशनलाइज कर देता है और अपने हाथ खड़े कर देता है, तो चाइना कुछ नहीं कर सकता। चाइना अफ्रीका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वहां पे कब्जा भी नहीं कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। अब चाइना के अंदर जो BRI है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके अंदर क्या पॉलिसी है? सबसे पहली चीज, रोड बनाई जाएगी सभी कंट्रीज को जोड़ते हुए, जिसे पहले सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता था। अब वो रोड जो है वो फर्दर आगे बढ़ाई जा रही है। इसमें 138 देश हैं और 30 से ज्यादा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस रोड इनिशिएटिव के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जिसमें से पोर्ट, रेलवेज, हाईवेज, पावर स्टेशन, एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी चीजों को शुरू किया जाएगा। हालांकि अगर इतिहास के कुछ पन्ने पलटे जाएं तो कर्जे की इस पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर बुरी तरीके से इनके कर्जे के जाल और जंजाल में फंस चुका है। जब पाकिस्तान इनके कर्जे के जाल जंजाल में
फंस चुका है, तो उस पर इतना कर्जा है कि उसको उतार पाना अब इसके लिए पॉसिबल नहीं है। अब इस सीपैक की पॉलिसी को चलाएगा जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की परिस्थिति में चाइना इसके बड़े सेक्शन को हड़प सकता है। यही पॉलिसी श्रीलंका में चलाई गई, जिसके अंदर हम्बनटोटा पोर्ट पर ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर, श्रीनगर बोला बाय मिस्टेक, श्रीलंका के अंदर क्या है कि पूरा कंट्रोल बढ़ाया जा चुका है। तो इस प्रकार से काफी सारे कंट्रीज हैं जहां पर ये लोन का प्रोसीजर चल रहा है, ये बिलियंस के अंदर है, काफी बड़ी संख्या है ये इसकी। अब आगे बढ़ते हैं तो चाइना जो है अपना इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, जिसमें बैंक जो है कर्जे दे रहा है देशों को, और इसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहों पर बुराई भी हो रही है। ऐसी बात नहीं कि तारीफ हो रही है, लेकिन बुराई के आधार पर इसे बिना ध्यान में रखते हुए बाकी देशों ने इसे कर्जे का ट्रैप बोला है। अफ्रीकन कंट्रीज के लिए कि एक तरीके से कर्ज तो दे दिया, अब ये कर्ज का ट्रैप है। अब इसे नियो कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी बोला जा रहा है। नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? अब नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है, जब पहले क्या होता था, पहले गरीब या कमजोर या देशों पर ताकतवर देश लड़ाई करते थे और उन्हें अपना गुलाम बना लेते थे। अब लड़ाई करके गुलामी तो पॉसिबल है ही नहीं, कोई देश किसी को गुलाम नहीं बना सकता। लड़ाई लड़ भी ली तो आपको वापस जाना पड़ेगा उसको ऐसे ही छोड़कर। तो अब पॉलिसी क्या बनाई गई है? अब पॉलिसी यह है कि ज्यादा से ज्यादा कर्जा दो भाई, कर्जा जब वापस ना दे पाए तो उसकी जगह पर कंट्रोल कर लो, और जगह पर कंट्रोल करने के बाद अपनी कंडीशंस के आधार पर अपना वर्चस्व वहां पर स्थापित कर दो। अब चाइना जो है अपनी करेंसी पे कर्जा दे रहा है और कर्जा ना चुका पाने की परिस्थिति में वो यही करता जा रहा है। अब इस परिस्थिति के अंदर जो छोटे कंट्रीज या जो बाकी गरीब देश हैं या जो देश नहीं चुका पा रहे हैं, उनके ऊपर चाइना का ये कर्ज का जो जंजाल है बुरी तरीके से फंस चुका है। आपको बताना चाहूंगा, श्रीलंका पर इसी प्रकार से कर्ज की जो इंस्टॉलमेंट का प्रेशर था, उसी के लिए भारत ने 400 मिलियन के लोन की डील सैंक्शन करी है। 400 मिलियन, बिलियन नहीं बोला मैंने, मिलियन की लोन की डील सैंक्शन करी है, जिस पर श्रीलंका पर भी दबाव था, और इसी परिस्थिति में जो हम्बनटोटा था वहां पर भी भारत को विजय प्राप्त होने के बहुत बहुत आसार है। अब अगर बात करें तो चाइना का जो अफ्रीका के अंदर लोन है वो अलग अलग जगह पर है, जैसे नाइजीरिया हो गया, कैमरून हो गया, घाना हो गया, ये हो गया। अंगोला जो है इस समय सबसे भारी कर्ज में डूबा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। वैसे अंगोला के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल के और मिनरल के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जब ऑयल के रिसोर्सेज पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली यहां पर डूबने के बाद भी चाइना ने काफी ज्यादा बेनिफिट का रास्ता सोचा है। चाइना का जो बेनिफिट का रास्ता है, इसके अंदर सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ऐसी सभी जगहों पर भारी मात्रा में कर्जा दिया गया। ये जो कर्जा दिया गया है, कहीं पर डैम बनाने के लिए, कहीं ऑयल की एक्सप्लोरेशन के लिए, कहीं पर इसी प्रकार से डैम कंस्ट्रक्शन है, तो किसी ना किसी प्रकार से ये कर्जा, रेल कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, इन सभी चीजों के लिए कर्जा दिया गया। इसके अलावा और भी जगह है जहां पर ये देखिए हाइड्रो पावर डैम बनाना है, कॉपर माइनिंग करना है, इसी के बाद सीमेंट प्लांट्स लगाना है। इस प्रकार के अलग अलग प्लान्स के आधार पर भारी मात्रा में कर्जा दिया गया है। यह कर्जा जो दिया गया है, इस कर्ज के अंदर जो प्रोसीजर क्या है कि कई जगह ये चाइना जो है ऑपरेटर बनकर काम कर रहा है, यानी खुद ही काम कर रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहां सिर्फ फंड्स दे रहा है कि भाई तुम खुद ही काम चलाओ, और कई जगह ऐसी हैं जहां पर फंडिंग भी खुद ही कर रहा है और ऑपरेशंस भी खुद ही चला रहा है। अब किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स और भी चलाए जा रहे हैं, तो जैसे कि यहां थर्मल पावर, सोलर, आप देख सकते हैं थर्मल पावर के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सैटेलाइट के कुछ प्लांट्स आपको दिख जाएंगे। इसी प्रकार से कहीं पर आपके पावर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं, इसी के बाद स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोपिक है, कहीं पर ब्रिक्स का केबल का प्रोसीजर चलाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि प्लानिंग के आधार पर डेवलप करने की कोशिश अफ्रीका को दिखाई दे रही है, जिसमें भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस न्यूज से संबंधित, वो जान लीजिए। प्रॉब्लम्स जानेंगे तो इस वीडियो का टोटल सार आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई एक तरफ जो है इकोनॉमिक टाइज होती जा रही हैं अफ्रीका की तरफ से, और अफ्रीका की जो ऑलरेडी नजर है वो चाइना की जो नजर है वो अफ्रीका के रिसोर्सेज पर है पूरी तरीके से। लेकिन कोरोना वायरस की परिस्थिति में जो कॉपर, ऑयल और बाकी जो मिनरल्स हैं, इन
के भी रेट गिरते जा रहे हैं और इतनी बुरी तरीके से गिर रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं बुरी तरीके से डूब रहे हैं। इसी बीच के अंदर जो चाइना के अंदर है रेसिज्म यानी कि जातिवाद की परिस्थितियां भी फैलती जा रही हैं। वही गोरे काले वाला भेदभाव आ रहा है, जहां पर रशियन जो जितने अफ्रीकन हैं अफ्रीकन के साथ ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि आप एक होटल के अंदर रहिए, यहीं पे खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए और आपको बड़ी बड़ी शॉप्स पर और बड़े बड़े स्टोर्स पर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ऐसे ही रेसिज्म के लिए मैकडॉनल्ड के बाहर तो क्लियर लिख दिया गया था कि किसी भी प्रकार से जो अफ्रीकन हैं वो अलाउड नहीं है। इस प्रकार से रिलेशन भी खराब होने लगे और काफी ज्यादा ये मुद्दा बढ़ने लगा, लोग इसके डिप्लोमेट्स में प्रोटेस्ट खड़े होने लगे। अब ये जो प्रोसेस है ये बढ़ता जा रहा था, इनिशिएटिव के आधार पर एक्सपेंस जो था बढ़ रहा था, लेकिन जो आउटपुट था वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। आपको याद होगा दिसंबर के अंदर कोरोना वायरस वुहान सिटी से फैलता हुआ बाकी सभी देशों में फैला, जिसमें चाइना की बुराई बढ़ती जा रही थी बाकी सभी सेक्शंस के अंदर। अब मार्केट डूबने लगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ तो बेनिफिट्स जो थे वो धीरे धीरे घटने शुरू हो गए। अब जब बेनिफिट्स घटने शुरू हुए तो अलग अलग प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी। अब यहां पर अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज पर नजर है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के भी प्राइस डाउन होते जा रहे हैं और अब जो है ऐसा प्रोसीजर हो रहा है कि यहां पर दिक्कत बढ़ेगी। अब वोरेशियस डिमांड फॉर ऑयल और सब सॉइल मिनरल्स एंड अफ्रीका अपीयर टू परफेक्ट फिट सिंस डोमिनेंट मल्टीनेशनल्स हैड अ वीक होल्ड ऑन द कॉन्टिनेंट। अब इस बात में एक बात और भी जान लीजिएगा कि एक टाइम पीरियड ऐसा था जब चाइना इधर अफ्रीका पर चाइना से पहले और भी कंट्रीज का कंट्रोल था, जैसे यूएसए का था और भी बाकी थे जहां जो यहां पे फुल फ्लैश के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये रेड कलर चाइना के लिए और ब्लू कलर जो है दोस्तों यूएस की एफडीआई के लिए है, जो इनकी डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो ब्लू कलर है यानी कि पहले जो था किसी टाइम पीरियड में यहां पर ये जो था अमेरिका का सबसे ज्यादा एक्सपेंस था, सबसे ज्यादा खर्चा था डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन जैसे जैसे अफ्रीका की परिस्थितियों को समझना शुरू किया गया, अमेरिका ने अपना धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया और बीच में तो अब 2015 के बाद से अमेरिका ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस कैश करना शुरू कर दिया, विड्रॉ करना शुरू कर दिया कि भाई अब हम यहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। चाइना को लगा कि यहां पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसे मुनाफा होगा, तो इधर 200 बिलियन का कर्ज दे दिया गया और चाइना का देख सकते हैं रेड कलर वाला सेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। अब अगर बात करें क्या प्रोसीजर है, तो दोस्तों यहां पे चाइना ने डायरेक्ट लोन दिया है 152 बिलियन का, ये बिलियन का लोन दिया है 49 अफ्रीकन कंट्रीज को 2018 के बीच में। इसी के बाद में धीरे धीरे 64 बिलियन का चाइना ने फिर से लोन दिया वैल्यूज के आधार पर, स्टॉक के आधार पर, और ये 60% बढ़ गया तो टोटल कैलकुलेशन में आपके पास पैसा पूरा आ गया। इसी बीच में एफडीआई ने भी पैसा इन्वेस्टमेंट के आधार पर 46 बिलियन किया। जब आप इन दोनों को टैली करेंगे 152 और 46 को, तो आपके पास ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 200 बिलियन का एक्सपेंस आ जाएगा। ये एक्सपेंस जो था शुरुआत के अंदर बहुत कम था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और लास्ट जो आया वो 46 बिलियन का कैलकुलेशन आया है। अब इस 46 बिलियन के अंदर आप समझ सकते हैं कि चाइना की और अफ्रीका की जो बड़ी है बेनिफिशियल, जिसके अंदर 107 बिलियन से 204 बिलियन तक पहुंच चुका है और इस समय चाइनीज गवर्नमेंट बहुत सख्ते में है, खतरे में है कि यदि परिस्थिति बिगड़ी तो अब आगे क्या होगा। अब चाइना क्या ये जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है क्यों किया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी समझ लीजिए। विदेशों की जगह पे चाइना को बहुत अच्छा रास्ता मिला अफ्रीका के रिसोर्सेज को होल्ड करने का, उसको कब्जाने का, उसके रॉ मटेरियल्स पे डायरेक्ट नजर और उसके ऑयल रिसोर्सेज को कब्जाने का बहुत सिंपल सा रास्ता दिखाई दिया। अब इसी को ट्रेड के रास्ते से भी बढ़ाया जाने लगा और लोन बढ़ता चला गया। लेकिन ये जो था वो सब इल्यूजनरी था, रियलिटी के अंदर ऐसा बेनिफिट उसको मिलने वाला था नहीं, क्योंकि इकोनॉमी जो है साउथ अफ्रीका की ऑलरेडी बहुत घाटे के अंदर है। अब इसके अंदर और भी है कि एक तरफ जो है चाइना एक्सटेंड कर रहा था अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, माइंस के अंदर, कोल्स के अंदर, रोड के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ जो था हालात डाउन होते जा रहे हैं। एक तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब दोस्तों लीबिया के अंदर दंगे चल रहे हैं, सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर है वो चल रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब आपस में सिविल वॉर और दूसरा कोरोना वायरस का इफेक्ट और तीसरा इकोनॉमी का डूबना और चौथा जो चाइनीज कंपनी है वो किसी प्रकार से काम नहीं कर पा रही, तो इनकी जो साइकिल है वो रन नहीं कर पा रही,
प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग बढ़ रहे हैं, लेकिन डिमांड और परचेज कहीं भी नहीं है। तो अफ्रीका की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से अफेक्ट हुई है, और इतनी ज्यादा अफेक्ट हुई है कि अफ्रीका के अंदर इस समय मरने वालों की संख्या या जो अफेक्टेड लोगों की संख्या है वो 60,000 प्लस तक पहुंच चुकी है, जिसमें अलग अलग आंकड़े ये आपके सामने आ रहे हैं। वैसे तो अफ्रीका में मरने वालों की संख्या इतनी नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस परिस्थिति में विदेशों के डेवलप्ड कंट्रीज ने हाथ खड़े कर दिए, तो अफ्रीका तो इतना डेवलप्ड है भी नहीं। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से मिलती है, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। अब अफ्रीका की जो डिमांड है वो सिंपल सी डिमांड यह है कि एट प्रेजेंटली इतनी बुरी हालात है, हेल्थ केयर डिस्टर्ब है, डिटीरियोरेट है, आधा से ज्यादा लोगों के पास पानी तक की सुविधा नहीं है कि बार बार हाथ धो सके। ऐसी परिस्थिति में फूड और मेडिसिन को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स तक नहीं है। तो अब आप ऐसी परिस्थिति के अंदर आप उनसे लोन की डिमांड नहीं कर सकते। मिलियंस ऑफ वर्कर्स है, घर बैठे हैं, सैकड़ों कंपनियां घर बैठी हैं। अब सिर्फ उनकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडबैंड की तरफ, टेलीकम्युनिकेशन की तरफ, ताकि अपनी बेसिक इनकम्स को मेंटेन किया जा सके। अब इन दोनों चीजों की बल्कि वो डिमांड कर रहे हैं, और इधर से अफ्रीका से चाइना अपने लोन की उम्मीद कर रहा है। अब चाइना के पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि भाई चाइना के पास एक रास्ता तो ये बचता है कि लोन को एक्सटेंड कर दे। लोन अगर एक्सटेंड नहीं करता है तो क्या होगा, विदेशियों में अफ्रीका जो होगा हाथ खड़े कर देगा अपने लोन को रिटर्न करने से, और चाइना कुछ भी नहीं कर सकता, वहां पर कोई बेनिफिट नहीं पा सकता, क्योंकि जब वहां की सपोर्ट ही नहीं होगी, वहां के इंटरनल दंगे शुरू हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को भागना पड़ेगा। दूसरा हो सकता है या फिर लोन को माफ कर दे, अब लोन को माफ चाइना कर नहीं सकता है, चाइना माफ लोन को कर नहीं सकता। लोन को कैसे माफ करेगा, चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है बीआरआई के अंतर्गत बहुत सारे कंट्रीज में है। अगर ये किसी भी प्रकार से अफ्रीका के अंदर लोन माफ करता है तो विदेशों के और भी बहुत सारे देश हैं जो इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे और वो भी अपना लोन माफ करने की कोशिश करवाएंगे। जबकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर, फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर वहां की एक न्यूज आई थी और एडवाइजर के द्वारा न्यूज आउट की गई थी कि चाइना ऑलरेडी ऐसी इकोनॉमी में आ चुका है जो खुद ही क्राइसिस से जूझ रहा है। परिस्थितियां बहुत वर्स्ट हैं और आंकड़े इकोनॉमी के डूबते जा रहे हैं, इकोनॉमी फ्लॉप होती जा रही है। और इस परिस्थिति में बीआरआई का जो इन्वेस्टमेंट था, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का जो इन्वेस्टमेंट था, काफी सारे कंट्रीज ने फ्लॉप कर दिया है, झगड़े बढ़ रहे हैं। और दूसरा, चाइना की कोरोना वायरस से बदनामी हो रही है। इस परिस्थिति में रिलीफ पॉसिबल है नहीं, यानी ना तो वो एक्सटेंड कर पा रहा है ना वो माफ कर पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर चाइना के सामने सिर्फ एक रास्ता है कि कोई ना कोई ऐसी एग्जिट प्लान बनाए, एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाए जिसके अंदर वो खुद को बचा सके। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो चाइना के ये 200 बिलियन का जो लोन है डूबता हुआ नजर आ जाएगा। ये जो प्रॉब्लम बढ़ती है रेसिज्म की, ये भी चाइना के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि मैकडॉनल्ड के बाहर ऐसी न्यूज लगी थी। हालांकि अभी कुछ टाइम पीरियड पहले मैकडॉनल्ड ने बाकायदा इस चीज के लिए माफी भी मांगी है, लेकिन चाइना के अंदर मैकडॉनल्ड ने माफी मांगी है। बाकी अभी शॉपर्स और बाकी चीजें अभी पेंडिंग है जहां पर अफ्रीकन के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो फाइनली इस पॉइंट पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं, जिसके अंदर हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।